हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे लक्ष्मीकांत बुक। और ये लक्ष्मीकांत जो बुक है ये हमारी 8th एडिशन पे बेस्ड है। ठीक है, तो 8th एडिशन के बारे में हम डिस्कशन कर रहे होंगे। इसके अंदर हम वेरियस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। जो इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर आता है वो आता है हमारा बेसिकली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को। ठीक है, उसको हम समझ रहे होंगे। फिर उसके बाद जो है इसका बेसिकली हम देखते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्यों ज़रूरत है, वो हमारा ज़रूरत देखेंगे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस में। वो इसलिए ज़रूरत है ताकि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्मेशन कर रहे हों, इसलिए हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है चैप्टर 1 लक्ष्मीकांत के अंदर ज़रूरी हो जाता है देखना। ठीक है, तो आइए समझते हैं और क्या मेंशन है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर। तो ये यहाँ पे कुछ आप देख सकते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क गिवन है कि फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टर्म ऑफ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टर्म ऑफ द मेकिंग्स ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडियाज का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। और यहाँ पे वेरियस चैप्टर भी गिवन है जैसे कि साइलेंट फीचर ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, प्रीएम्बल क्या है, यूनियन एंड टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटलाइज्ड, डायरेक्ट प्रिंसिपल। तो आप देखेंगे ये जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि हमने बात की थी कि डीपीएसपी जो है हमारा, या फिर फंडामेंटल राइट्स हो गया, यूनियन एंड टेरिटरीज हो गया, यूनियन एग्जीक्यूटिव हो गया, सिटीजनशिप हो गया, ये सारे हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन हैं। ठीक है, और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होने से पहले हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, वो भी आपको ध्यान रखना है। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर हमारा बेसिकली ज़रूरी हो जाता है रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड मेंबर्स को काउंसिल के अंदर एंट्री करवाना, वेदर इट वाज द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंट्री और वेदर इट वाज द एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंट्री। ठीक है, वी नीड टू मेंशन अवर इंडियन एज द एडिशनल मेंबर इन देयर काउंसिल्स। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे ज़रूरी हो जाता है इंडियंस को जो है काउंसिल के अंदर एंट्री करवाना। तो आइए समझते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का। The Britishers came to India in 1868 as traders in form of the East India Company। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली वीडियो में भी डिस्कशन किया है, जो हमारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे, आप उनको जाके भी रेफ़र कर सकते हैं। तो हमारे ब्रिटिशर्स जो आए थे वो हमारे 1608 के टाइम पीरियड पे आए थे, और वो एज दी उनका मेन पर्पस था आने का ट्रेडर के लिए। ठीक है, तो वो ट्रेडिंग करने के पर्पस से इंडिया के अंदर आए थे। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने, उनकी जो है कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आप देखेंगे जैसे जैसे हमारा टाइम पास हुआ, तो इनिशियली क्या था इंडिया के अंदर, इनिशियली जो हमारा टाइम पीरियड था उसमें हमारा पहले कंपनी का रूल था। ठीक है, फर्दर आफ्टर दैट द क्राउन रूल हैज़ बीन स्टार्टेड इन द कंट्री ऑफ इंडिया व्हेन द कंपनी रूल इज़ बीन ओवर, एंड at what time period of the company rule is being over, so company rule is being over after the 1858। तो 1858 के बाद जितने भी एक्ट हैं वो सारे हमारे इंडियन एक्ट से रिप्रेजेंट हो रहे होंगे। ठीक है, which had the exclusive right of trading in India under the charter granted by the Queen Elizabeth in 1600। तो सबसे पहले हमारा मोनोपोली लाइसेंस दिया था, या फिर हम कह सकते हैं चार्टर ग्रांटेड किया गया था क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा 1600 में। इन 1765 द कंपनी विच टिल देन हैड प्योरली ट्रेडिंग फंक्शंस। सो इन 1765 टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग तक जो है कंपनी का मेन मोटिव था ट्रेडिंग फंक्शंस करना, ऑब्टेन्ड बाय दी दीवानी राइट्स। तो आप देखेंगे दीवानी राइट्स भी उनको मिले। दीवानी राइट्स कैसे मिले, तो दीवानी राइट्स ऐसे मिले, सबसे पहले ब्रिटिशर्स आए थे ट्रेडिंग पर्पसेस करने के लिए इंडिया के अंदर। उसके बाद उन्होंने वेरियस फाइट्स लड़ी। वेरियस फाइट्स लड़ने के बाद आप देखेंगे बैटल ऑफ बक्सर के अंदर, या फिर बैटल ऑफ प्लासी के डिस्कशन की बात करें तो वहाँ पे उन्होंने बैटल्स जीता था, और बैटल्स जीतने के बाद उनको दीवानी राइट्स मिले थे। दीवानी राइट्स आर रेफर टू एज द रिवेन्यू कलेक्शन राइट्स। ठीक है, और ये रिवेन्यू कलेक्शन राइट्स किस किस स्टेट में मिले थे, ये हमको मिले थे बिहार, बंगाल एंड दी उड़ीसा। The company which till then had purely trading functions obtained by the Diwani rights over revenue and civil justice of Bengal, Bihar and Odisha। This started his career as the territorial power। तो अब जो है आप देखेंगे ट्रेडिंग पावर के अलावा भी जो हमारी पावर थी वो अब कैसी कंसिडर्ड होती जा रही थी ब्रिटिश के द्वारा। वो जो है अब एंगेज हो रहे थे टेरिटोरियल पावर के अंदर।
ठीक है, ट्रेडिंग पावर से शिफ्ट हो करके। इन 1858 इन द वेक ऑफ द सिपाही म्यूटिनी द ब्रिटिश क्राउन अज्यूम्ड डायरेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस रूल कंटिन्यूड। इंडिया वाज ग्रांटेड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, ये जो हमारा रूल था ब्रिटिशर्स का वो इंडिया पे, वो हमारा 15 अगस्त 1947 तक जो है हमारा बेसिकली रूल कंटिन्यू हुआ था। इसके जब तक हमको इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिल गई थी तब तक उन्होंने रूल किया था इंडिया के अंदर। और इंडिया के रूल करने के लिए उनके हमारे बेसिकली हम कह सकते हैं उन्होंने 2 रूल किए थे। पहला तो रूल था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा और सेकंड रूल वर बीइंग बाय द क्राउन रूल। ठीक है, तो आप देखेंगे क्राउन रूल हमारा डायरेक्ट रूल किया था फिर इंडिया के अंदर, क्योंकि वो उसका मेन मोटिव था क्राउन रूल को डायरेक्ट करवाने का इंडिया के अंदर, ताकि जो हमारे हम कह सकते हैं बेसिकली जो ब्रिटिशर्स थे वो ऑफिशियली एंगेज हो रहे थे करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर, और वी कैन रेफर टू एज द टेकिंग प्रेजेंट और ब्राइब्स फ्रॉम द इंडियंस सो दे विल बिकम वेल्दी। To stop this, to stop the official engage in the corrupt practices, Britishers were passed the British government were passed the various act, and these acts were referred to as the Regulating Act and the Charter Acts. We all these acts were discussed later as we move further in this video. ठीक है, तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि जो हमारा ब्रिटिशर्स का रूल था वो हमारा 15 अगस्त 1947 तक जो है कंटिन्यू हुआ था। विद इंडिपेंडेंस केम द नीड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, हैंस द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड फॉर द पर्पस इन 1946 एंड 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो यहाँ पे जब तक हमारा इंडिपेंडेंस नहीं मिला था तो तब तक जो है हमको कॉन्स्टिट्यूशन एक बनाने की फॉर्मेशन कराने की ज़रूरत हो रही थी। अब कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर ड्राफ्ट करने से पहले हमको एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की नीड हो रही होगी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो हमारी स्टार्ट हम देखेंगे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना वो हमारा बना था आफ्टर वी विल गेट दी इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। तो जब हमने ब्रिटिशर्स से अपनी इंडिपेंडेंस को लिया तब तक उससे पहले तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं हुआ था। और वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हमारा क्यों नहीं हुआ था? वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम इसलिए नहीं हुआ था बिकॉज इंडिया वाज द सोवरन स्टेट अंडर द ब्रिटिश रूल। और सोवरेन स्टेट में क्या होता है? सोवरेन कंट्री में या सोवरेन स्टेट में होता है कि हमारा ट्रांसफ़र ऑफ पावर होता है रादर बीइंग इन्वॉल्व इन द फाइट ऑफ द फ्रीडम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फॉर्म्ड का पर्पस था वो हुआ स्टार्टेड 46 के अंदर और 1946 के अंदर, और जो जनवरी 26 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है अप्लाइड हुआ। ठीक है, इनेक्टेड हुआ फॉर्म यानी वेरियस आर्टिकल्स इसके अंदर मेंशंस हुए, रूल्स रेगुलेशंस एक्ट्स पास्ड हुए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो हमारा ये कब स्टार्ट हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन कब फिनिश हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फिनिश हुआ 26 जनवरी 1950 में, तब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाइड हुआ। और आप देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने की स्टार्टिंग डेट थी वो हमारी 1946 से इमर्ज्ड होने लगी थी। उससे पहले भी हम यदि बात करें तो वेरियस कुछ हमारे इंडिविजुअल ग्रुप्स थे जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, जैसे कि एम.एन. रॉय, एस.एन. अग्रवाल एंड दी सोशल पार्टी। दीज वर द इंडिविजुअल ग्रुप्स दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग द इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन in the time period of the 1946-19 while the M.N. Roy will draft our India's constitution in 1946. S.N. Agarwal will also drafted our India's constitution in 1946 while the Social Party was responsible for draft our India's constitution in the 1948 to 1949. ठीक है, the constitution came into being applied. However, various features of Indian constitution and polity have rooted in under the British rule. There were certain events in the British rule that laid down the legal framework for the organization and function of government and administration in British India. These events were greatly influenced by the constitution and polity. ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारे ब्रिटिश रूल यहाँ पे जितने भी इवेंट्स हो रहे थे ब्रिटिश रूल के अंदर वो सारे के सारे हमारे
जो हम कह सकते हैं किस पे बेस्ड थे, वो हमारे इन्फ्लुएंस थे कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड और पॉलिटी पे, जो हमारे इन्फ्लुएंस थे वो जितने भी हमारे रिफॉर्म्स रेवोल्यूशंस मूवमेंट हो रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इंडियंस के द्वारा। ठीक है, these were explained in chronological order under the two major headings. फर्स्ट वन निबास दी कंपनी रूल एंड द क्राउन रूल। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, पहले हमारा कंपनी रूल था 1773 के टाइम पीरियड से 1858 के टाइम पीरियड तक हमारा कंपनी रूल था। आफ्टर दैट द क्राउन रूल वाज बीन स्टार्टेड इन दी 1858 टू दी 1947। तो आपको ये ध्यान रखना है कंपनी रूल हमारा कब स्टार्ट हुआ और हमारा क्राउन रूल कब स्टार्ट हुआ। ठीक है, नाउ वी डिस्कस अबाउट दी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की हम बात कर लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर हमारा क्या मेंशन है, तो आपको ध्यान रखना है रेगुलेटिंग एक्ट की हमारी 3 मेन इंपॉर्टेंस हैं, और वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट स्टेप वाज टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो ये हमको क्यों कंट्रोल करना पड़ा रेगुलेट ब्रिटिशर्स की एक्टिविटीज़ को, वो हमको इसलिए कंट्रोल करना पड़ा ब्रिटिशर्स की एक्टिविटीज़ को, क्योंकि ब्रिटिशर्स ऑफिशियल वर एंगेज in the corrupt practices or taking the present and bribes from the Indians so they will become wealthy। ठीक है, सो दी ईस्ट इंडिया कंपनी वाज गोज़ इनटू दी लॉसेस, क्योंकि जब किसी भी कंपनी के मेंबर हम कह सकते हैं ऑफिशियल्स जो हैं करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे तो वो कंपनी जो है हमारी लॉसेस में चली जाएगी। दैट्स वाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट विल कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इट रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन ऑफ द कंपनी। सेकंड, इसका मेन इंपॉर्टेंस है कि ये जो हमको रिकॉग्नाइज्ड कर रही थी पहली बार पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन ऑफ द कंपनी। पॉलिटिकल फंक्शन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के और एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको कंट्रोल करने का काम कर रही थी। एंड इट विल लेड द फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ठीक है, और ये हमको फाउंडेशन को भी, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया का जो फाउंडेशन है उसको भी बताता है। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट तो आपको ध्यान रखना है। ये तो हो गया इसके रिगार्डिंग इम्पोर्टेंस। अब देख लेते हैं इसके फीचर्स क्या हैं रेगुलेटिंग एक्ट के। तो रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर आपको फीचर्स के अंदर ध्यान रखना है, जो हमारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो जो हमारा गवर्नर ऑफ बंगाल है वो हमारा बना था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड क्रिएटेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर टू असिस्ट हिम। तो आपको ध्यान रखना है गवर्नर क्या होता है और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या होता है। तो जैसे कि हम आगे चल के भी पढ़ेंगे, जो हमारा गवर्नर हो गया, फिर गवर्नर जनरल हो गया, फिर वायसराय हो गया, ये हमारे सुप्रीम पावर्स होती हैं और हायर अथॉरिटी होती हैं जो कि ब्रिटिशर्स के अंडर कंट्रोल में आती हैं, जो कि हम आगे फर्दर वी डिस्कस लेटर दैट द वायसरॉय विल रिपोर्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, जुडिशियल फंक्शंस, पॉलिटिकल फंक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस और द पावर वी आल्सो रेफर टू एज दी, जितनी भी पावर्स पास हैं वायसरॉय के पास और फंक्शंस जो वो चेक कर रहा है किसी भी कंपनी के, वो उसको जाकर रिपोर्ट करेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेंशन है। जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे वो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे और उन्होंने जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल को जो है यहाँ पे बेसिकली बनाई थी, और वो कितने मेंबर की थी, 4 मेंबर की थी। और ये जो 4 मेंबर थे ये जाके असिस्ट करते थे गवर्नर जनरल को, और गवर्नर जनरल इन्फॉर्म्ड करता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है ये हम पिट्स इंडिया एक्ट में पढ़ेंगे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होता है हमारा गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी। किसी भी कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी होती है उसको हम रेफर कर रहे होते हैं एज दी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर जो मेजर पॉइंट निकल करके आता है वो ये है कि ऑफिशियल प्रोहिबिट टू टेक प्रेजेंट ब्राइब्स फ्रॉम और एंगेज इन द प्राइवेट डीड्स। ठीक है, तो उनको जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं उनको जो है प्रोहिबिट करना, उनको जो है स्टॉप करना, ताकि वो किसी भी करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो। जितने भी वो प्रेजेंट और ब्राइब्स ले रहे थे इंडियन से वो नहीं लें, जिसके कारण जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो हमारी लॉस में नहीं जाए। दैट्स वाई द मेन रीज़न
for applying the Regulating Act in 1773. It made the Governor of Bombay and Madras Presidency subordinate to Governor General of Bengal, unlike earlier when the three presidencies were independent to one another. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी बेसिकली, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, इट आल्सो प्रोवाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पे हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है एस्टेब्लिश्ड किया गया था कैलकाटा के अंदर, और यही हम आगे चल के पढ़ेंगे। ये जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है कैलकाटा का, इसको हम कहते हैं फेडरल कोर्ट, ठीक है। और यही जो फेडरल कोर्ट है ये आगे चल के शिफ्टेड हुआ था दिल्ली के अंदर, किसमें, एट द टाइम पीरियड ऑफ द 1912। और इस कोर्ट ऑफ कैलकाटा के अंदर हम देखेंगे three other judges and the one chief justice was being involved, or we can say to passing the act or regulations in this court, ठीक है। दिस इज रिगार्डिंग द रेगुलेटिंग एक्ट, और ये मैंने आपको बता ही दिया। प्रोहिबिट द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट और ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स। इट स्ट्रेंथेंड द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है हमारी गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी टू रिपोर्ट ऑन इट्स रिवेन्यू सिविल मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया, जो कि रिपोर्ट बताती है ऑन द बेसिस ऑफ द रिवेन्यू राइट्स, सिविल राइट्स एंड द मिलिट्री अफेयर्स दैट विल टुक प्लेस इन द इंडिया। सो दिस इज रिगार्डिंग इन द रेगुलेटिंग एक्ट। अब बात कर लेते हैं अमेंडिंग एक्ट की, ठीक है। तो अमेंडिंग एक्ट कब पास्ड हुआ? हमारा अमेंडिंग एक्ट पास्ड हुआ था 1781 में, और इस अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 को ही हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। इसका मेन मोटिव था इस एक्ट को पास कराने का, यानी कि जो भी हमारे ड्रॉबैक्स थे रिगार्डिंग द रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, उनको इशू, जो ड्रॉबैक्स इमर्जड हो करके आए थे रेगुलेटिंग एक्ट में, उनको जो है सॉल्व करना, इसका मेन प्रिंसिपल था अमेंडिंग एक्ट का, ठीक है। It in a bid to rectify defects of the Regulating Act of 1773, the British Parliament passed the Amending Act of 1781, also known as the Act of Settlement। तो इसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में हमने अप्लाइड किया था, उसके जितने भी डिफेक्ट्स थे उनको रेक्टिफाई करने के लिए अमेंडिंग एक्ट हमारा पास हुआ। तो इसके कुछ अब फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स में हमारा क्या क्या मेंशन है, ठीक है। तो इस फीचर में मेंशन है, इट एग्जेम्प्टेड द गवर्नर जनरल काउंसिल फ्रॉम द jurisdiction ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर द एक्ट कैरिड आउट बाय द ऑफिशियल कैपेसिटी। सिमिलरली इट आल्सो exempted द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम jurisdiction ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और फॉर देयर ऑफिशियल्स एक्शन। मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, इसका मेन मोटिव तो यही था कि जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट हमने पास किया था 1773 में, उसकी इश्यूज़ को रिसॉल्व करना, ठीक है। और रिजॉल्व करने के लिए कुछ फीचर्स हैं इसके अंदर, जैसे कि ये रिवेन्यू मैटर पे डिस्कशन करेगा। अब रिवेन्यू मैटर्स क्या होते हैं? रिवेन्यू मैटर्स आप आगे चल के पढ़ेंगे। रिवेन्यू मैटर्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं वेरियस सब्जेक्ट में, और वेरियस सब्जेक्ट कैसे गिवन होते हैं? वेरियस सब्जेक्ट गिवन होते हैं, जैसे कि हम बात कर लेते हैं टर्म अराइज ऑन द बेसिस दैट इज द टर्म दैट हैज़ बीन इमर्ज्ड एंड दैट वाज द टर्म वाज द फेडरलिज्म। फेडरलिज्म होता है डिवीजन ऑफ द पावर, और या हम कह सकते हैं डिवीजन ऑफ द फंक्शंस, ठीक है। वो किस टर्म पे बेस्ड होते हैं? वो हमारे बेस्ड होते हैं बाय गिविंग द रिवेन्यू ऑन द रिवेन्यू मैटर्स। और रिवेन्यू मैटर्स किसके अंदर आते हैं? रिवेन्यू मैटर्स आते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के अंदर, जैसे कि हमारा ट्रांसफर सब्जेक्ट हो गया, रिजर्व सब्जेक्ट हो गया। तो रिवेन्यू मैटर्स आता है हमारा रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर, जो कि हमारा बात कर लेते हैं रिवेन्यू रिजर्व सब्जेक्ट, वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव होता है गवर्नर प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल से, जबकि हमारा ट्रांसफर सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा एडमिनिस्ट्रेड होता है गवर्नर प्लस मिनिस्टर से, और जो कि अंडर होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, ठीक है। तो ये एक्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। आपको इसमें ध्यान रखना है इसका मेन प्रिंसिपल क्या था, क्या मोटिव था,
और जैसे कि मैंने बता दिया इट एक्सक्लूडेड द रिवेन्यू मैटर्स, ये रिवेन्यू मैटर को एक्सक्लूडेड करता है, एंड द मैटर्स अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ द रिवेन्यू फ्रॉम जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने भी जुरिसडिक्शन आते थे ऑन द बेसिस ऑफ द रिवेन्यू कलेक्शन, उसको ये सब एक्सक्लूडेड करता है। ठीक है। It also required the court to administrate the personal law for defendants, that is Hindu were to be tried to be according to Hindu law and Muslim were tried to according to the Muhammadin law। तो इसमें ये बता रहा है कि जो हमारे जैसे कि इसमें बेसिकली एक राइट दिया गया था, आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ेंगे, और वो राइट कौन सा मेंशन कर सकते हैं, वो राइट हम मेंशन करते हैं फ्रीडम ऑफ द राइट ऑफ द रिलीजन। ठीक है, तो ये उसी के बेस्ड पे वर्क करता है। अब बात कर लेते हैं पिट्स इंडिया एक्ट क्या है। तो पिट्स इंडिया एक्ट हमारा पास्ट हुआ था 1784 के अंदर, और इसका मेन मोटिव था बेसिकली डिवीज़न ऑफ द फंक्शन। और डिवीज़न ऑफ फंक्शन किस किस पे बेस्ड होते हैं, डिवीज़न ऑफ फंक्शन हमारे बेस्ड होते हैं, हमारे डिवीज़न ऑफ फंक्शन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, और ये बेस्ड होते हैं, फर्स्ट वन वाज द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड सेकंड वाज द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो ये रहा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड सेकंड वन वाज द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जैसे कि मैंने आपको बता दिया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हमारे क्या होते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हमारे होते हैं जो कि हमारी गवर्निंग बॉडी है, उसके गवर्निंग बॉडी को फंक्शन कराने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम रेफर कर रहे होते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इन्वॉल्व होते हैं किसी भी कमर्शियल फंक्शन ऑफ द बॉडी के लिए, यानी किसी भी बॉडी की जो हम कह सकते हैं कमर्शियल फंक्शन है उसको कंट्रोल कराने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को इन्वॉल्व किया जाता है। जबकि जो हमारे बोर्ड ऑफ कंट्रोल हैं, ये जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसकी पॉलिटिकल फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का यहाँ पे इमर्ज्ड किया गया था, और हम कह सकते हैं फॉर्मेशन किया गया था। इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को यहाँ पे कमर्शियल अफेयर्स के लिए मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट दे क्रिएटेड न्यू बॉडी ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स। जबकि जो हमारे बोर्ड ऑफ कंट्रोल हैं इसको जो है पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए इस बॉडी को फ्रेम किया गया था। दस इट इस्टेब्लिश्ड ए सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, और वी रेफर टू एज द डुअल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं डुअल गवर्नमेंट यहाँ पे हमारी फॉर्मेशन हुई इस एक्ट के अंदर। ठीक है, तो डुअल गवर्नमेंट के अंदर हमारे डिवीज़न ऑफ फंक्शन होंगे, और डिवीज़न ऑफ फंक्शन किस किस पे बेस्ड होंगे, डिवीज़न ऑफ फंक्शन हमारे बेस्ड होंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसमें आपको ध्यान रखना है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होते हैं हमारे जो कि हमको पावर दी जाती है कमर्शियल अफेयर्स के अंदर, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होते हैं वो हमको पावर दी जाती है पॉलिटिकल फंक्शंस को कंट्रोल करने की। ठीक है, It empowered the board of control to supervise and direct all operations of civil and military government or revenues of the British possession in India. Thus, the act was significant for 2 reasons. First, the company territories in India were for the first time called the British possession in India, and second, the British government was given the supreme control over the company's affair। तो इसमें आपको ये मेंशन है कि जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसके पास जो है आप देखेंगे एट द टाइम पीरियड ऑफ द 1784 सब जो है सुप्रीम कंट्रोल आ गया था, या फिर वो एज ए इमर्ज्ड हमारी इवॉल्व हो गई थी इंडिया के अंदर, और वो जो है इमर्ज्ड कंपनी बन गई थी। और वो कंपनी जो थी ब्रिटिशर की वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके पास अब जो है कमर्शियल पावर भी आ गई थी, और हम कह सकते हैं पॉलिटिकल पावर भी आ गई थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे जो है इम्पोर्टेंट एक्ट है, एंड दैट वाज द चार्टर एक्ट। तो चार्टर एक्ट जो है आपको ध्यान रखने है, चार्टर एक्ट किसके द्वारा यहाँ पे चार्टर एक्ट कब कब रिन्यू होते हैं, तो चार्टर एक्ट हमारे रिन्यू होते हैं एट एवरी 20 ईयर्स। तो 20 ईयर्स के बाद जो है हमारे एवरी चार्टर एक्ट रिन्यू होते हैं। और इनका मेन प्रिंसिपल क्या होता है रिन्यू कराने का, इनका मेन प्रिंसिपल है रिन्यू कराने का चार्टर एक्ट को, ताकि जो है ब्रिटिश यानी कि जो हमारा
हम यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स को देख सके क्या वो इंडिया के अंदर कैसे वर्क कर रहे हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं उनके, उनको देखने के लिए, चेक करने के लिए चार्टर एक्ट जो है हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट चार्टर एक्ट जो हमारा पास हुआ था वो हमारा पास हुआ था 1793 के अंदर। उसके बाद एट आफ्टर 20 years the second charter act was being passed, and that was passed in the 1813. Now the third charter was being passed in the 1833, and finally the fourth charter act was passed in the 1853. So we basically in the charter act we extend the trade monopoly of the company in India for a period of the another 20 years. तो हर 20 years के लिए जो है हम ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ट्रेड मोनोपोली को एक्सटेंड कर देती थी। ठीक है, तो आप देख लेते हैं 1793 के चार्टर के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो जैसे कि 1793 चार्टर एक्ट के अंदर हमारा इंपॉर्टेंस पॉइंट निकल के आता है, इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी ऑफ इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ द अनदर 20 years। तो ये हमारा क्योंकि पहला चार्टर एक्ट है जो कि पास्ड हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अंडर दी ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल, तो ये हमारा फर्स्ट चार्टर एक्ट है और ये हमारा अगले 20 साल के लिए फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया था। इट प्रोवाइड द कमांडर इन चीफ वाज नॉट द मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल अनलेस ही वाज सो अपॉइंटेड। ठीक है, तो इसमें जो है प्रोवाइडेड है कि जो कमांडर इन चीफ है, अब कमांडर इन चीफ जो हैं ये हमको रिप्रेजेंट होते हैं जैसे कि हायर अथॉरिटी से। और कौन कौन हायर अथॉरिटी है ब्रिटिश ऑफिशियल्स के अंदर, तो एक तो हायर अथॉरिटी है वायसरॉय। तो वायसरॉय मैंने आपको बता ही दिया, वायसरॉय जो है हमारा बेसिकली हायर अथॉरिटी है। और हम किसको कहते हैं वायसरॉय, यानी कि गवर्नर, गवर्नर जनरल और द वायसरॉय, दीज ऑल आर दी सेम टर्म दैट वर बीइंग यूज्ड। ठीक है, तो ये हमारा वायसरॉय हो गया, कमांडर इन चीफ हमारा वायसरॉय हायर अथॉरिटी हो गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हमारा हायर अथॉरिटी हो गया, गवर्नर जनरल हमारा हायर अथॉरिटी हो गया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो कमांडर ऑफ चीफ था वो हमारा इनिशियली में गवर्नर जनरल काउंसिल के अंदर जो है इनिशियली मेंबर नहीं था। ठीक है, उसको जो है वो हमारा कब तक मेंबर नहीं था, जब तक कि वो अपॉइंटेड नहीं किया जाता था गवर्नर जनरल की काउंसिल के अंदर। ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग दिस चार्टर एक्ट ऑफ 1793। नाउ वी मूव टू द डिस्कशन ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ द 1813। तो इसमें चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हमारे जो हैं चूँकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हमारी कमर्शियल ट्रेड पर्पसेस के लिए भी इन्वॉल्व थी और कमर्शियल फंक्शंस के लिए भी इन्वॉल्व थी, पॉलिटिकल फंक्शंस में भी मर्जड हो गई थी। तो उसके पास वेरियस पावर थे। यदि हम बात कर लेते हैं ट्रेड पावर की, तो ट्रेड पावर उसके पास वेरियस थिंग्स के लिए था। बट आप देखेंगे जो हमारा चार्टर एक्ट है 1830 का, उसमें जो है कुछ टर्म जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से ले लिए थे, कुछ राइट्स जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से ले लिए थे, एक्सेप्ट दी 2 थिंग्स। तो वो 2 चीज़ें कौन कौन सी हैं, एंड दैट वाज दी टी एंड दी ओपियम। ठीक है, इट abolished the trade monopoly of the company in India. The Indian trade was thrown for all the British merchant. However, it continued the monopoly competent trade in टी एंड ट्रेड विद चाइना। तो इसमें बताया गया है कि जो टी है उसका जो ट्रेड जो है वो हमारा कंटिन्यू रहेगा यहाँ पे, और इसके अलावा जो है हमारी अदर एक्टिविटीज़ जो ट्रेड से इन्वॉल्व है वो हमारी एबॉलिश्ड कर दी गई थी इस एक्ट के अंदर। इट अलाउड क्रिश्चियन मिशनरी टू कम इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ द एनलाइटिंग द पीपल। तो यहाँ पे हमारे क्रिश्चियन मिशनरीज को भी जो है इंडिया के अंदर आने की परमिशन ग्रांटेड कर दी गई थी, जिसके कारण जो है वो इंडियंस के पीपल को एनलाइटमेंट कर सकें। अब वो कैसे एनलाइटमेंट करते थे, वो बेसिकली इंडियंस इंडिया में रहने के लिए आते थे, यहाँ पे हमारी लैंड को ख़रीदते थे, और लैंड खरीदेंगे तो वो कॉलोनाइजेशन करते थे। अब क्योंकि कॉलोनाइजेशन हो रहा है इंडिया के अंदर, तो दैट्स वाई द मेन रीज़न दैट द इंडिया विल बीइंग इवॉल्व्ड एट द टाइम ऑफ द ब्रिटिशर्स।
ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग दी चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब बात कर लेते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की। तो इसके अंदर हमारा क्या मेंशन है, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अंदर हमारा मेंशन है इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हमारा मेंशन है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसके पास अब जो है हमारी हायर पावर आ गई थी, और हम कह सकते हैं वो हायर अथॉरिटी बन गया था। ठीक है, उसके पास मेजर पावर इमर्ज हो करके आ गई थी, और हम कह सकते हैं उसके पास वर्क ज़्यादा हो गया था, तो वो इवॉल्व हो गया था एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फर्दर ही हम इसको हम देखेंगे कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है या फिर गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया है, उसको उन्होंने टाइटल दिया था वायसरॉय का। तो वायसरॉय कौन है, वायसरॉय है हमारी सुप्रीम पावर और हायर अथॉरिटी विच इज़ रेफर टू एज द गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया। ठीक है। Second point was in the Charter Act of 1803 that the in Charter Act of 1833 attempted to introduce a system of the open competition for the selection of the civil servant। तो यहाँ पे हमारा अब जो है ओपन सिलेक्शन ऑफ द सिविल सर्वेंट एग्ज़ाम के लिए भी हमारा ये चार्टर एक्ट ये चार्टर एक्ट इंट्रोड्यूस करता है एक टर्म को, सिविल सर्विसेज को। और सिविल सर्विसेज जो है हमारी किस लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, किसी भी पोस्ट को, किसी भी वैकेंसी को फिल करने के लिए सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वो बेसिकली आप देखेंगे, हम यदि बात करें 1833 चार्टर एक्ट के अंदर, तो ब्रिटिशर्स ने जो है इंडियंस पे जो है अब एजुकेशन के अंदर जो है अब एजुकेशन में आप देखेंगे तो उन्होंने जो है अपनी कॉस्ट को या फिर रुपीस को स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया था, ताकि वो जो है इंडियंस को क्लरिकल पोस्ट पे वर्क करवाने के लिए एनफोर्स कर सकें। ठीक है, और वो क्यों चाहते थे इंडियंस को वर्क करवाना क्लरिकल पोस्ट पे, वो इसलिए चाहते थे ताकि उनका जो वर्क है, जैसे कि क्योंकि हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी मर्ज हो गई थी इस टाइम पीरियड तक, तो उसके पास काफ़ी सारे ट्रेड फंक्शंस भी आ गए थे, पॉलिटिकल फंक्शंस भी आ गए थे, और सेंट्रल पावर भी आ गई थी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी आ गई थी। तो इन पावर्स के वर्क को डिवाइड करने के लिए वो इंडियंस को रिक्रूट करना चाहते थे क्लरिकल पोस्ट वर्क पे। तो इसलिए उन्होंने जो है सिविल सर्वेंट के सिलेक्शन का एग्ज़ाम जो है इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन आप देखेंगे 1833 में ये जो कॉन्सेप्ट है सिविल सर्विसेज का, ये अप्लाइड नहीं हुआ था। अब बात कर लेते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 हमारा लास्ट चार्टर एक्ट है, और जिसको हम कह सकते हैं फोर्थ चार्टर एक्ट है जो हमारा पास हुआ था। इसके बाद आप देखेंगे हमारा क्राउन रूल स्टार्ट हो गया था। क्राउन रूल कब से स्टार्ट हुआ, तो क्राउन रूल स्टार्ट हुआ हमारा 1858 से, और उसका मेन रीज़न था क्राउन रूल स्टार्ट होने का क्योंकि इंडिया के अंदर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस टुक प्लेस हो गई थी, और वो कब हुई थी 1857 के अंदर। तो 1857 का वो टाइम पीरियड है जब हमारी पहली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई इंडिया के अंदर। ठीक है, क्यों, और उसका मेन फेलियर भी रीज़न हम कह सकते हैं कौन सा था 1857 के वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का। उसका मेन रीज़न था क्योंकि हमारे पास कोई भी मेजर पार्टी ऐसी नहीं थी जो कि उस फ्रीडम को हमारी रिस्पॉन्सिबल करा सके फर्दर एक्सटेंड कराने के लिए। यानी कि इंडियंस उस टाइम पीरियड पे नहीं चाहते थे कि हमको आज़ादी मिले, हम कह सकते हैं बेसिकली, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के फेवर में थे उस टाइम पीरियड पे क्योंकि वो जानते थे कि क्योंकि जैसे आप देखेंगे 1833 चार्टर एक्ट में भी हमने बात की, ब्रिटिशर्स जो है सिविल सर्विस एग्ज़ाम को ओपन कर रहे थे और इंडियंस पे एजुकेशन पे जो है अपने एवरी ईयर 1 लाख रुपीज़ स्पेंड कर रहे थे। तो इनिशियली इंडियंस वर थॉट दैट ब्रिटिशर्स वर द गुड पीपल, बट आफ्टर द टाइम वर बीइंग पास आउट they were thought that these were not the good people, these were the very clever people and they will come to India for the ruling purposes for their own greediness. ठीक है, let's see what are the mentioning in the Charter Act of 1853. So this was the last of the series of the charter passed by the British government between 1793 to 1853. तो ये हमारा लास्ट चार्टर एक्ट है जो कि पास हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है,
It separated for the first time the legislative and executive function of the Governor General Council. तो गवर्नर लेजिस्लेटिव फंक्शन जो है और एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो है उसको सेपरेट गवर्नर जनरल काउंसिल के अंदर सेपरेट करने का काम यहाँ पे किया था। लेजिस्लेटिव फंक्शन हमारे कौन कौन से होते हैं? लेजिस्लेटिव फंक्शन होते हैं जहाँ पे हमारी लॉ पावर हायर अथॉरिटी पे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो वेरियस पावर है, जैसे कि हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो गई, फाइनेंशियल पावर हो गई, ये हमारी लेजिस्लेटिव फंक्शन के अंदर नहीं आ रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो दो टर्म्स थी लेजिस्लेटिव फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन, इनको सेपरेट करने का काम किया था गवर्नर जनरल की काउंसिल ने। It provide for the addition of the 6 new member in the legislative councillors or to the council। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे 6 न्यू मेंबर्स को एडिट किया गया 1853 के चार्टर एक्ट में। तो अब यहाँ पे हमारे मेंबर्स एडिट जो हुए हैं ये हमारे इनिशियली ब्रिटिशर्स ही हैं। इंडियन हमारा कोई भी मेंबर अभी इनेक्टेड नहीं हुआ है, हम कह सकते हैं इंडियंस जो है हमारा कोई भी इन्वॉल्व नहीं हुआ है इस चार्टर एक्ट के अंदर। वेरियस चार्टर एक्ट जो हमारे पास्ट हुए थे, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या फिर हम देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, तो उसमें आप देखेंगे तो हमारे 3 इंडियंस इन्वॉल्व थे जो कि हमारे एग्जीक्यूटिव गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर मेंशन थे, और वो 3 इंडियंस थे महाराजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ बनारस एंड दी महाराजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ बनारस एंड दी सर दिनकर राव, ठीक है। तो ये हमारे 3 इंडियंस थे जो हमारे बेसिकली, और वो भी हमारे कैसे अपॉइंटेड थे, वो हमारे अपॉइंटेड थे बेसिकली नॉन ऑफिशियल मेंबर इन द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स, ठीक है। सो दिस वाज द मेन फीचर ऑफ द 1853 एक्ट that was the separated for the first time legislative and the executive function of the governor general council and the introduction of the 6 additional member in the legislative councils. It introduced the open competition system for selection and recruitment of the civil servant। तो ठीक है, तो आप देखेंगे कि सिविल सर्वेंट को इंट्रोड्यूस करने की बात की गई थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1833 में, पर ये अप्लाइड हुआ हमारा 1853 के अंदर। इट डूड नॉट स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर पीरियड अनलाइक द प्रीवियस चार्टर। तो यहाँ पे हमारा कुछ ऐसे स्पेसिफाई नहीं था कि हाँ हमारा कैसे, यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन नहीं था कि फर्दर ये हमारे चार्टर जो हैं अप्लाइड होंगे, ये क्योंकि ये हमारा लास्ट चार्टर था तो इसमें मेंशन नहीं था कि ये अगले फर्दर 20 ईयर्स के लिए जो है इसकी मोनोपोली को रिव्यू किया जाता है, ठीक है। सो दिस वाज द क्लियर इंडिकेशन that the company rule could be terminated at any time of the parliament right। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जब चाहेगी वो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को जो है टर्मिनेट कर सकती है, ठीक है। तो ये मीनिंग है इसका। Of the 6 new legislative member of the governor council, 4 were being appointed by the local provincial government of the Madras, Bombay, Bengal and the Agra। क्योंकि यहाँ पे हमारे 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर को एडिट किया गया था गवर्नर जनरल काउंसिल में, तो यहाँ पे जो 4 मेंबर हैं वो हमारे अपॉइंटेड हुए थे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि लोकल गवर्नमेंट के द्वारा, और वो थी हमारी मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड दी आगरा। तो अब हम देख लेते हैं क्राउन रूल क्या होता है। तो क्राउन रूल अब हमारा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, आफ्टर दी हमारा बेसिकली कंपनी रूल, ठीक है। सो हम जो है इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रखते हैं। क्राउन रूल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अभी मैं आपको जो है क्विकली समराइज़ कर देता हूँ, नहीं तो आप जो है भूल जाओगे हमने वीडियो में क्या डिस्कस किया था। तो फर्स्ट हमने देखा था कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या होता है कंपनी के रूल का। तो यहाँ पे हमारे जो है ब्रिटिशर्स जो हैं हमारे 1600 टाइम पीरियड में आ गए थे रूल करने के लिए एज द इमर्जिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी। क्वीन एलिजाबेथ ने जो है उनको जो है मोनोपोली लाइसेंस दिया था, मोनोपोली लाइसेंस को हम रेफर कर सकते हैं ट्रेड लाइसेंस दिया था। ब्रिटिशर्स ने रूल कंटिन्यू कब तक किया था? 15 अगस्त 1947, ये आपको डेट याद रखनी है। तब तक हमारा जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल हुआ था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल जो उसके बाद जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी स्टार्टेड। तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली स्टार्टेड हुई हमारी 1946 के अंदर स्टार्टेड, और फिनिश हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना 26 जनवरी 1950 के अंदर।
उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि हमारे जो है बेसिकली 2 रूल हुए, और उस 2 रूल को कह सकते हैं इंडिया के अंदर क्राउन रूल एंड द ब्रिटिश क्राउन रूल एंड द कंपनी रूल। कंपनी रूल हमारा स्टार्ट हुआ 1773 से 1858 तक, जबकि हमारा क्राउन रूल हमारा 1858 से 1947 तक। उसके बाद जो है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इम्पोर्टेंस आपको ध्यान रखनी है इस रेगुलेटिंग एक्ट की क्या है इम्पोर्टेंस। पहली इम्पोर्टेंस है जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो ईस्ट इंडिया के कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शंस को चेक कर रही थी, ताकि ब्रिटिशर्स जो हैं वो किसी भी यानी करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं हो, ठीक है। और इट आल्सो लेड द फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। और ये हमारी इंपॉर्टेंस भी है रेगुलेटिंग एक्ट की, ये जो है हमारे बेसिकली सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया को फाउंडेशन को लीड करता है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, इस एक्ट के फीचर की बात कर लें तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है हमारा गवर्नर ऑफ बंगाल जो है वो हमारा बना था गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल, और इसने क्रिएटेड किए थी 4 मेंबर्स काउंसिल को। और जो 4 मेंबर काउंसिल्स हैं ये हमारे असिस्ट करते थे गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल फर्दर इन्फॉर्म्ड करता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है हमारी है गवर्निंग बॉडी ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो दिस इज द फीचर ऑफ द regulating act. Apart from that, there is another point that which is very being important, that the Supreme Court were also established in the Calcutta in the 1774। तो 1774 में सुप्रीम कोर्ट हमारा established हुआ कैलकाटा में, जिसको हमने फर्दर रेफर्ड किया था एज दी फेडरल कोर्ट। और आप आगे चल के पढ़ेंगे जैसे कि वेरियस चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे। साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि यही जो हमारा फेडरल कोर्ट है ये हमारा दिल्ली के अंदर शिफ्टेड हो गया था 1912 के अंदर, ठीक है। इसका मेन फीचर एक ये है कि ब्रिटिशर्स ऑफिशियल जो हैं किसी भी करप्ट प्रैक्टिस के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो, प्रेजेंट नहीं ले रहे हो इंडियन से, ठीक है। तो ये दैट्स वाज आल्सो द मेन रीज़न फॉर पासिंग द रेगुलेटिंग एक्ट। Apart from that, we will also discussing about the term of the amending act 1781। तो amending act of 1781 में क्या मेंशन है? amending act of 1781 में मेंशन है कि जितने भी जो भी हमारा रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर डिफेक्ट था उसको रिजॉल्व करने के लिए एक्ट ऑफ अमेंडिंग एक्ट पास किया गया था 1773 में। और इसको पास कराने के लिए हम जो है बेसिकली इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हमने बात की थी पिट्स इंडिया एक्ट की। तो पिट्स इंडिया एक्ट में आपको ध्यान रखना है डिवीजन ऑफ फंक्शन होता है। डिवीजन ऑफ फंक्शन कैसे होता है? डिवीजन ऑफ फंक्शन होता है हमारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से और बोर्ड ऑफ कंट्रोल से। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हमारा रेस्पॉन्सिबल होता है कमर्शियल अफेयर को कराने के लिए, या फिर कमर्शियल अफेयर जितने भी हैं, कमर्शियल फंक्शन जितने भी हैं उनको चेक करने के लिए, जबकि हमारा जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो है हमारा बेसिकली रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल फंक्शन को करवाने के लिए, ठीक है। नाउ फर्दर वी डिस्कसिंग अबाउट द चार्टर एक्ट आफ्टर द पिट्स इंडिया एक्ट। फर्स्ट चार्टर एक्ट हमारा पास हुआ था 1793 में, ये हमारा फर्स्ट चार्टर एक्ट था। ये आफ्टर 20 ईयर्स के लिए पास हुआ था। और ये जो कमांडर चीफ थे वो हमारे पहले इनिशियली मेंबर नहीं थे गवर्नर जनरल काउंसिल के अंदर, ये हमारे जो है मेंबर बाद में अपॉइंटेड हुए थे जब हमारे गवर्नर जनरल काउंसिल के अंदर इलेक्शन कंडक्ट किए जाएंगे। और वो इलेक्शन कैसे कंडक्ट होंगे? आइदर दे वाज दी इनडायरेक्ट इलेक्शन और वेदर इट वाज दी डायरेक्ट इलेक्शन, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो कमांडर इन चीफ है ये मैंने आपको बता दिया हायर अथॉरिटी है ब्रिटिशर्स की, जैसे कि वायसरॉय भी होते हैं और सेक्रेटरी स्टेट भी होते हैं, ठीक है। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में क्या मेंशन है? चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में मेंशन है कि जो कंपनी है वो टी के अंदर जो है केवल ट्रेड करेगी, ठीक है, चाइना के साथ, और वेरियस अदर ट्रेड जो है मोनोपोली उनको जो है अबॉलिश कर दी जाती हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। क्रिश्चियन मिशनरी को जो है इंडिया के अंदर आने के लिए परमिशन ग्रांटेड कर दी गई थी ताकि वो इंडियंस का एनलाइटमेंट कर सकें। एनलाइटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ दी दैट दे वर बी बाई लैंड एंड दे वर बी सेटल्ड इन इंडिया, तो ताकि वो इंडिया के अंदर ज़मीनें खरीदें और वहाँ पे जो है अपनी कॉलोनी को इस्टेब्लिश कर सकें ताकि इंडिया का एनलाइटमेंट हो सके, ठीक है।
Further, in the 1833 Charter Act, the term of the civil servants was being emerged for the first time, because they will spend more, they will spend rupees, or we refer to as they will spend money on the Indians to educate them for working at the clerical post. While in the Charter Act of the 1853, this was the last Charter Act that was being passed by the British government. तो यहाँ पे हमारा मेंशन है ये जो लास्ट चार्टर एक्ट पास हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ये हमको इसका मेन फीचर है कि ये सेपरेट करता है पावर दैट, जो कि हमारी मेंशन है लेजिस्लेटिव पावर फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन। लेजिस्लेटिव फंक्शन होते हैं हमारे जहाँ पे कि हमारा लॉ जो है वो हमारा सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और हायर अथॉरिटी पे दिया जाता है, कि जिसको हायर पावर दी जाती हैं। तो लेजिस्लेटिव फंक्शन के अंदर जो है हमारी हाई पावर दी जाती हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे हमारा ओपन कंपटीशन सिस्टम भी, सिलेक्शन रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट इन्वॉल्व हो गया था। तो इनिशियली वी वर टॉकिंग अबाउट दिस कंसेप्ट ऑफ द सिविल सर्वेंट इज स्टार्टेड इन द 1833 वाइल द इनेक्टेड और अप्लाईमेंट ऑफ द सिविल सर्विस एग्ज़ाम इन द 1853, ठीक है। अब ये जो क्योंकि लास्ट चार्टर एक्ट है तो यहाँ पे हमारी मोनोपोली फर्दर 20 ईयर्स के लिए नहीं दी गई थी। तो ये हमारा मेंशन है दिस वाज द रिगार्डिंग ऑफ द कंपनी रूल, ठीक है। तो कंपनी रूल में इतना ही है, फिर हम बाकी की नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्राउन रूल। तो क्राउन रूल जो है हमारा स्टार्ट हुआ था 1858 से 1947 तक। तो जितने भी एक्ट पास होंगे क्राउन रूल के अंदर उनको हम रेफर कर रहे होंगे इंडिया एक्ट से, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वी वर डिस्कसिंग अबाउट द 1858, वी वर आल्सो डिस्कसिंग अबाउट द टर्म ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ठीक है। तो ये भी हम जो है फर्दर डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। और जिन्होंने भी मेरी प्रीवियसली वीडियो को नहीं देखा है, जैसे कि मैंने लेक्चर्स में भी डाल रखा है कि इंडियन काउंसिल एक्ट जो है क्या होता है, तो एक बार आप जो है उसे भी पढ़ लेना, आपको जो एक आइडिया मिल जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया वीडियो के अंदर, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में जो है हमारे नॉन ऑफिशियल मेंबर की एंट्री मिली थी, और 3 इंडियंस थे जो कि नॉमिनेट किए गए थे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, ठीक है। तो ये सब हम फर्दर डिस्कशन करेंगे क्राउन रूल के अंदर। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच।